देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आचार्य विद्यासागर जी के स्मृति दिवस पर कहा कि मध्य प्रदेश में हर वर्ष आचार्य श्री का स्मृति दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री ने समाज के लिए कई प्रेरणादायक कार्य किए हैं जो सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। आचार्य विद्यासागर जी का स्मृति दिवस है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने एक तरह से उनको लोक संत की मान्यता देते हुए हर वर्ष आचार्य विद्यासागर जी का स्मृति दिवस मनाने का एक घोषणा भी की है। और मैं मान के चलता हूँ आचार्य विद्यासागर जी का समूचा जीवन वो सबसे राष्ट्र सर्वप्रथम की दृष्टि के साथ साथ समाज में सभी प्रकार के सेवा के कामों को प्रोत्साहन देते हुए अपने स्वयं के जीवन में कठोर तप त्याग संयम के साथ साथ समाज की सबको लेके चलने की जनभावनाओं के आधार पर शिक्षा, चिकित्सा, गौमाता ऐसे कई प्रकल्पों को उन्होंने अपने जीवन में सबको लेने के लिए प्रेरणा दी है। और उसी के भरोसे से समाज उनको एक बहुत अलग सम्मान की दृष्टि से देखता है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं आज न केवल उनकी इस स्मृति दिवस में शामिल हुआ, मैंने प्रत्यक्ष इसी विधानसभा में उनका मार्गदर्शन भी सुना था और शिक्षा मंत्री करके मेरी उनसे भेंट भी हुई। उनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि दिल्ली का परिणाम दिल खुश करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली में कमल खिलेगा। बहुत कीचड़ फैलाया गया, लेकिन अब कीचड़ में कमल खिलेगा। भाजपा पर भरोसा करके दिल्ली एक बार फिर सुशासन की ओर बढ़ेगी। दिल्ली की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किए, जनता का दिल जीता है और दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां शामगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 में किराए के घर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नरेंद्र सहरिया का शव मिला। 3 दिन से काम पर नहीं आने के बाद उनकी संदिग्ध मृत्यु की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा खोला जहां शव पाया गया। नरेंद्र सहरिया श्योपुर जिले के निवासी थे और 2017 से इसी घर में किराए पर रह रहे थे। मकान मालिक ने बताया कि वह आज सुबह घर के बाहर दिखाई दिए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर शहर के 2 प्रमुख चौराहों का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसको लेकर आगामी MIC बैठक में निर्णय लेकर काम शुरू होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर का रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा और शास्त्री ब्रिज पर वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा को बदलकर नई और आकर्षक, सुंदर और संदेश देने वाली प्रतिमा में बदला जाएगा। साथ ही दोनों सर्किल को आकर्षक और मनमोहक बनाया जाएगा। माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा हमारे पटेल ब्रिज के यहाँ लगी है और महात्मा गांधी की प्रतिमा रीगल चौराहे पर लगी है। इन दोनों ही चौराहों का नए ढंग से सौंदर्यीकरण और नई प्रतिमा लगाने का निर्णय भी हमने लिया है, जिसको आने वाली MIC में हम संकल्प के रूप में पास भी करेंगे। और ये दोनों ही भव्य सुंदर मूर्तियां इंदौर शहर के चौराहे सुंदर हों इस दृष्टि से बनाए जाएंगे और इसमें सबकी सलाह और सहभागिता से इसका काम हम करेंगे। इसमें शहर के जो अच्छे हमारे पुराने गांधीवादी हैं वो भी, कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो भी, और बाकी सबसे सलाह लेकर, सबसे बातचीत कर सुंदर रीगल चौराहा बने, गांधी जी की सुंदर, आकर्षक और संदेश देने वाली प्रतिमा लगे, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा, जो 24 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इस सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान विधानसभा में कुल 9 बैठकें होंगी, जबकि बाकी 6 दिन अवकाश रहेगा। और साथ ही विधानसभा सचिवालय बजट सत्र की तैयारियों में जुटा हुआ है। 11 से 13 मार्च तक विधेयकों पर चर्चा होगी। तो वहीं 14 मार्च को होली के अवकाश के कारण 16 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 17 और 18 मार्च को सदन चलेगा और 19 मार्च को रंगपंचमी पर अवकाश रहेगा।
20 और 21 मार्च को सदन की कार्रवाई होगी, जबकि 22 और 23 मार्च को फिर से अवकाश रहेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर आज आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी नई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग वेतन वृद्धि और अन्य समस्याओं को लेकर थी। यह दृश्य इंदौर के कलेक्टर कार्यालय का है, जहां बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस पहुंची और अपनी समस्याओं से कलेक्टर अधिकारियों को अवगत कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले दिनों एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सरकार ने वेतन वृद्धि को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसके चलते आज वे कलेक्टर कार्यालय आए हैं, ताकि उनकी समस्याओं को और उनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। में आशा और आशा पर्यवेक्षक का महासम्मेलन पूर्व मुख्यमंत्री मामा जी के द्वारा किया गया था, जो हमारे लगातार प्रदर्शन और मांगों को लेकर हम लोग लगातार हड़ताल कर रहे थे। इसी के लिए उन्होंने महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें हमारी मांग थी कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 और पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। उन्होंने मांग को रखते हुए आशा कार्यकर्ता को 4,000 रुपये बढ़ोतरी की और पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपये दिए। और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि आशा कार्यकर्ताओं को हर साल 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि लागू की जाएगी। परंतु 2 साल हो गए हैं उस 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि लागू किए को, अभी तक आशा कार्यकर्ताओं को वह राशि नहीं दी जा रही है। विभाग के पास अगर उस राशि की डिमांड करने जाते हैं, 16 दिसंबर 2024 को हम लोग गए थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, अधिकारियों से एमडी मैम से बात की तो उन्होंने यह कहा कि आप लोगों का जो 1,000 रुपये बढ़ाना था वह नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप लोगों का एक निश्चित वेतनमान नहीं है। इस हिसाब से हम आपको बढ़ोतरी राशि लागू नहीं कर सकते और आप लोगों के लिए जो हमने तय किया है, आशा कार्यकर्ता को 240 रुपये वेतन वृद्धि की जाएगी, जो कि सरासर गलत है। अगर विभाग को यह पता था कि हमें 1,000 रुपये वेतन वृद्धि लागू नहीं कर सकते थे और मुख्यमंत्री महोदय को नहीं ये पता था कि इनको लागू नहीं कर सकते, तो इस तरीके से लॉलीपॉप आशा कार्यकर्ताओं को क्यों दिया? क्या करेंगे आगे अब? अगर हमारी 1,000 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि लागू नहीं करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ हम लोग जाएं और हमारी वेतन वृद्धि को हम लागू करवाना चाहते हैं। आज आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक यूनियन द्वारा जो है अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आकर दिया गया, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया है। इस तरह आगामी क्या मांगे अधिकारियों को भी इनने वो लगाया आरोप? हाँ, उन्होंने जो है अपनी जो मांगे हैं वो कहते हुए कि उनके भुगतान में देरी होती है और अन्य प्रकार की जो उनको परेशानियाँ होती हैं अपने विभाग के द्वारा, तो उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया वरिष्ठ अधिकारी। प्रदेश सरकार ने मूक बधिरों के लिए एक अनूठी पहल की है। अब भी अपनी परेशानी या बात को आसानी से रख सकेंगे। सरकार ने बेंगलुरु के साइनेबल फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत एक QR कोड तैयार किया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके मूक बधिर अपनी बात जाहिर कर सकेंगे। इंदौर में यह QR कोड सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पुलिस थानों समेत कई स्थानों पर लगाया गया है। इस पहल की मूक बधिरों ने सराहना की है और कहा है कि अब वे खुलकर अपनी परेशानी रख सकेंगे और समय पर मदद भी मिल सकेगी। मुझे बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस हुआ और पहली बार लगा कि किसी सरकारी दफ्तर में जाने में अब कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं होगी और ये ऐप के माध्यम से जो साइनेबल कंपनी है उसके माध्यम से मुझे मदद मिल जाएगी और हर सरकारी विभाग में QR कोड लगे होने से बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा और वो भी निःशुल्क, हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं साइनेबल कंपनी और डिपार्टमेंट को थैंक्स देती हूँ। कितनी आवश्यकता महसूस हो रही थी इसकी? एक्चुअल में कोई इंटरप्रेटर को हमको बाहर से बुलाना पड़ता था तो उसको पैसा देना पड़ता था और वो बोलते थे यार मेरे पास टाइम नहीं है, इतना पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा। अब दिक्कत ये इसके कारण से अब ये जो QR कोड लग जाने से हमको कोई ना तो किसी को बुलाने की ज़रूरत है, ऑनलाइन फुल टाइम अवेलेबल है इंटरप्रेटर और हम उसकी मदद ले सकेंगे और अब जो है हमारे लिए बहुत आसान हो गया। बहुत सारी दिक्कतें थी और अब ये QR ऐप
जो जैसे बेंगलोर में बैठ के वो इंटरप्रेटर हैं वो लोग मदद कर पा रहे हैं। अच्छा, ये खुद भी अपने बच्चों के बीच में जाके कम्युनिकेट करेंगे कि इस तरह की सुविधा चालू हो गई है? मैं अभी बताऊंगी, बहुत सारे मूक बधिर बच्चों को नहीं मालूम है। मैं सबको बताऊंगी पूरे प्रदेश में कि कहीं भी कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये QR कोड हर जगह सरकारी कार्यालय में लग रहे हैं। धार, अलीराजपुर, खंडवा, बड़वानी, पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में मैं सब जगह बताऊंगी और इसको पॉपुलर करूंगी। नाम देखिए, अभी तक क्या होता है कि जैसे कि जो मूक बधिर जो है ना, उन लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उन लोग ना साइन बोल सकते हैं, ना नॉर्मल बात कर सकते हैं, उनकी बातों को अपन समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है कि हम क्या बोलेंगे, कभी लिख के, लेकिन कभी कभी क्या उनकी जो भाषा समझने के लिए कोई इसलिए नहीं सुनना चाहते कि वो सरल नहीं है। इसलिए उसको सरल बनाने के लिए ये QR कोड जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत में जहाँ पे QR कोड लगी रहेगी उसको स्कैन करके मोबाइल चालू करके अगर उन लोग बात करते हैं तो हमारा जो मध्य प्रदेश ने बेंगलोर कंपनी के साथ में टाई अप करके उनको लॉन्च किया हुआ है, उनके माध्यम से वो QR कोड में चालू करके अगर बात करते हैं, उनको साइन से करेंगे, साइन लैंग्वेज से उन लोग करते हैं, तो जैसे आम आदमी जो अपन नॉर्मल हैं तो वहाँ उसका ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश में करके और अपने को उनकी बातें बता देंगे, तो उससे क्या अपने को समझने में सरल होगा और उनकी जो भी समस्या उसको समझने में और उनके जो समस्या का समाधान करने में सरल होगा। ये है उसकी QR कोड की करनी। ये पूरे मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, ज़िले में खासकर जहाँ जहाँ पे मूक बधिरों को जो काम होता है मेन जैसे शिक्षा विभाग में हुआ, कॉलेज में हुआ, मेडिकल में हुआ और अपने ये कार्यालयों में हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट और जो न्यायालय में होता है वहाँ लगा देंगे, तो क्या है वहाँ पे जो उनकी बातों को सुनने वाले होंगे, खासकर जो न्यायालय में जो भी इनकी ट्रांसलेट करने वाले कोई नहीं है, जब उनकी पेशी लगती है तो उस समय उसको जज के सामने समक्ष में ही पेश करने के लिए अगर इसका QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है तो जज इनकी भाषा समझ जाएंगे और इनके जज सुनेंगे, तो उनके लिए भी बड़ा सहूलियत होगा जजमेंट करने के लिए। तो ये है इसका मतलब कि QR कोड का QR कोड काम कैसे करेगा? जैसे तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। शिवाजी वाटिका चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी सिग्नल तोड़कर भाग रही थी। पुलिस ने जब गाड़ी को रोका और दस्तावेज मांगे तो ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस था और ना ही वाहन के दस्तावेज। जांच के दौरान गाड़ी से अवैध रूप से ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 5 पेटियां बरामद हुई। ड्राइवर गुलशन से पूछताछ में पता चला कि वह शराब वाइन शॉप के लिए लेकर दूसरी दुकान पर जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी और वाहन को संयोगितागंज थाना पुलिस को सौंप दिया है, जहां आगे की जांच की जा रही है। अच्छा नहीं पढ़ने में आता है, इससे धीरे चलती है ये। किस हिसाब से इस गाड़ी को पकड़ा था आपने? रेड लाइट तोड़ते हुए गाड़ी वाहन आया था, दूर से दिख रहा था हमको, वाइट चौराहे पर नॉर्मल चेकिंग में थे, तो रोका गया और रोकने पर उनसे पूछा क्या दस्तावेज की मांग की गई। लर्निंग लाइसेंस था उनका, लाइसेंस भी नहीं था। और फिर गाड़ी के दौरान दिखा कि पीछे बॉक्स दिखे, 5 बॉक्स संदिग्ध थे, सील पैक थे। हमने बॉक्स के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उसके ऊपर शराब वाला जो अपना मार्का बना होता है वो बना हुआ है, ब्रांडिंग बनी हुई है। तो फिर हमने जो है वो अपने वायरलेस सेट के माध्यम से कंट्रोल रूम को सूचित किया। कंट्रोल रूम ने सिटी कंट्रोल को सूचित किया और वहाँ से फिर हमारे जो साथी लोग हैं अपने संयुक्तगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर थाना आता है, तो साथी लोग आए हैं और उसके बाद फिर वीडियोग्राफी करते हुए उसको खोल के देखा तो उसमें शराब पाई गई और उसके कोई दस्तावेज वगैरह नहीं दिखा पाए हैं। तो अग्रिम कार्रवाई के लिए अब थाने भिजवा रहे हैं, थाने पर जो भी। इंदौर में जल्द ही एक नया और अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन और इंदौर विकास प्राधिकरण IDA इस परियोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बस स्टैंड के प्रबंधन के लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी जो सफाई कार्यालय और अन्य सुविधाओं का ध्यान रखेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना इंदौर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। साथ ही इस नए बस स्टैंड की सौगात अगले 1 महीने में मिलने की। देखिए, कुमेड़ी के बस स्टैंड में एक तो जो एजेंसी है जिसका चयन अभी हमें करना है, जो वहाँ का मैनेजमेंट देखेगी, जो ऑफिस स्पेसेज हैं उनको किस तरीके से प्रयोग किया जाए, वहाँ की साफ़ सफाई और जो दूसरी अपकीप है उसके लिए भी एजेंसी वो काम करेगी। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत समय अभी है उसको पूरा होने में। मुझे लगता है कि आगामी 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग उसको प्रारंभ कर पाएंगे। तो रुक करते अगली खबर की ओर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस कैंप का निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह कैंप इसलिए आयोजित किया गया ताकि अधिकारी और कर्मचारी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। देखिए, बहुत दिनों से कुछ लोग हमसे संपर्क कर रहे थे कि इस तरीके का कैंप उनको लगाना है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छी जगह नहीं होगी, क्योंकि कलेक्ट्रेट के खास तौर पर और जो संबंधित विभाग हैं उनके कर्मचारी एक तरीके से स्ट्रेस में काम करते हैं, ओवर वर्क भी रहते हैं, ओवर बर्डन भी रहते हैं, तो निश्चित रूप से हेल्थ के जो हैजार्ड्स हैं वो बने रहते हैं। इसलिए उनका सबका प्रॉपर चेकअप हो, और अगर कोई इस तरीके की चीज़ निकलती है जो प्रिकॉशन के तौर पर पहले ही पता चल सके, जिससे कि उसका इलाज हो सके, तो ये चीज़ बहुत इस कैंप के माध्यम से आसान हो जाएगी। मेरे द्वारा भी इसका प्रमोट किया गया। इंदौर प्रशासन ने भिक्षावृत्ति रोकने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। आज कलेक्टर कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 5 ऐसे लोगों को चेक वितरित किए गए जिन्होंने भिक्षावृत्ति की जानकारी दी थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदौर अब भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने इस पहल में सहयोग के लिए मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत आम जनता का आभार व्यक्त किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी इंदौर वासियों को, यहाँ की मीडिया को, जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सभी के प्रयासों से और सभी के सहयोग से हम लोग इंदौर को देश का पहला भिक्षावृत्ति से मुक्त शहर बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और लगभग सफल हो चुके हैं। इसके लिए लगातार साल भर में जो हम लोगों ने प्रयास किए हैं, जिसमें चाहे सर्वे का काम हो, उनको समझाने का काम हो, रोजगार से जोड़ने का काम हो, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने का काम हो, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा की गई हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग लगभग पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति और भिक्षुक बन चुके हैं। जब तक ये मुहिम चल रही है तब तक सारी चीज़ें ठीक हैं। इस मुहिम के युद्ध स्तर पर रुकने के बाद में, जो मुहिम युद्ध स्तर पर चल रही है, इसके रुकने के बाद में पुनः भिक्षावृत्ति वापस स्टार्ट ना हो इंदौर में, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसमें कि नागरिकों के बीच में एक नंबर को फ्लोट किया गया है, और उस नंबर पर अगर हमको कोई नागरिक सूचना प्रदान करता है कि कहीं पर भिक्षावृत्ति की जा रही है, तो हम लोग उसको 1000 रुपये की सम्मान राशि देते हैं। आज पुनः ऐसे 5 नागरिकों को सम्मान स्वरूप ये राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ कंट्रोल कमांड सेंटर पे परमानेंटली हमारा एक व्यक्ति रहता है, जो सभी चौराहों की निगरानी करता है कि किसी चौराहे पर भिक्षावृत्ति तो नहीं की जा रही है। वो भी हमारे पास में फीडबैक आता रहता है। इन जो ये सब मीडियम है, इनके माध्यम से लगातार हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जैसा इंदौर लगभग भिक्षावृत्ति से भिक्षुक मुक्त बन चुका है, आगे भी इसी तरीके से चलता रहे और इसमें भी इंदौर नंबर 1 बने। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।